जय मध्य प्रदेश फ्रेंड्स, मैं साक्षी मोदी आरबीएस कॉम्पिटिटिव ग्रुप में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग मध्य प्रदेश की पुलिस परीक्षा के लिए एक सीरीज़ को पढ़ रहे हैं। उस सीरीज़ में हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अनुवांशिकी, यानी कि जो रोग आपको अपने माता पिता के थ्रू या फिर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आ जाते हैं, इस प्रकार के रोग किस प्रकार से होते हैं, अनुवांशिकी होता क्या है, ये सब आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जो अनुवांशिकी है वो होता क्या है, हम पहले ये पढ़ेंगे। उसके भी पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि अनुवांशिकी के जो जनक हैं, जो अनुवांशिकी है इसके जनक हैं, जनक माने जाते हैं इसके ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल ये जो है अनुवांशिकी के जनक कहे जाते हैं। अब जो आपका अनुवांशिकी है, ये जो अनुवांशिकी है इसके थ्रू मैं एक चीज़ और बता देती हूँ कि जैसे कोई भी अगर चाइल्ड होता है तो मेल चाइल्ड होगा या फीमेल चाइल्ड होगा, ये कैसे पता चलता है, क्योंकि ये भी इसका टॉपिक तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमको पता होना चाहिए क्योंकि इसके बारे में भी एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि जो कोई भी व्यक्ति होता है या कोई भी इंसान होता है उसमें क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्र पाए जाते हैं। जो गुणसूत्र होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, ये सभी के सभी आपने कोशिका वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, क्योंकि जो कोशिका है वही का टॉपिक है कि गुणसूत्र क्या होता है, कहाँ पाए जाते हैं। मैं एक बार शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। मान लीजिए कि एक कोई कोशिका है, एक रफली एक कोशिका बनाइए जस्ट समझने के लिए। ये एक कोशिका है, ये इसका केंद्रक है। कोशिका का जो केंद्रक होता है इसके अंदर आपकी धागेनुमा संरचना पाई जाती है कुछ, ठीक है। कैसी संरचना पाई जाती है? एक धागेनुमा संरचना पाई जाती है। इस धागेनुमा संरचना को ही आप क्या बोलेंगे? गुणसूत्र बोलते हैं। यही क्या होते हैं? आपके गुणसूत्र होते हैं, या फिर हम इनको बोल सकते हैं कि यही क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम्स और गुणसूत्र एक ही नाम है। गुणसूत्र को इंग्लिश में बोला जाता है क्रोमोसोम्स। यानी कि जो आपकी कोशिका होती है इसके केंद्रक में कौन पाए जाते हैं? गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्र जो होते हैं, आपको पता होगा कि जो गुणसूत्र होते हैं उसकी सबसे छोटी इकाई जो होती है वो जीन कही जाती है। गुणसूत्रों की सबसे जो छोटी इकाई होती है वो जीन कही जाती है, जीन, ठीक है। जो ये जीन होते हैं, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जीन किस चीज के बने होते हैं। जो ये जीन होते हैं वो डीएनए के बने होते हैं, ठीक है। जीन जो है वो आपके डीएनए के बने होते हैं। क्या बताया कि जो गुणसूत्र होते हैं वो कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं। जो गुणसूत्र होते हैं उसकी सबसे छोटी इकाई होती है जीन, ठीक है। जो गुणसूत्र होते हैं उनकी सबसे छोटी इकाई होती है जीन, और जीन जो है वो डीएनए के बने जाते हैं। डीएनए जब नाम आया है तो इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। क्या फुल फॉर्म होती है इसकी? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। फुल फॉर्म इसकी पूछी जाती है एग्जाम्स में। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। इससे मिलता जुलता एक और भी पाया जाता है आरएनए, इसकी भी आप फुल फॉर्म याद रख लो, राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो हम अनुवांशिकी पढ़ रहे थे तो वहां पे हमें गुणसूत्र की जरूरत थी, तो हमने गुणसूत्र पढ़ लिया कि गुणसूत्र क्या होता है। अब जो गुणसूत्र होते हैं वही ये डिसाइड करते हैं कि जो चाइल्ड है वो आपका मेल चाइल्ड होगा या फीमेल चाइल्ड होगा, ठीक है। कैसा होगा? मेल होगा या फीमेल होगा। तो मान लेते हैं कोई एक मदर है यानी कि फीमेल होगी, और एक मेल यानी कि आपके फादर। ये मैंने लिखा है मेल और ये है फीमेल। आपका एक मेल है और एक फीमेल है, फीमेल है ये, और ये आपका मेल है। एक चीज और आपको याद रखनी है कि जो मेल्स होते हैं और जो फीमेल होती है सभी में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? जो आपके गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या होती है 46। कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। और ये जो 46 गुणसूत्र है वो पेयर के फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। पेयर यानी कि युग्म के फॉर्म में पाए जाते हैं, और ये युग्म होते हैं तो हम बोल सकते हैं जोड़ा, जैसे 2 का जोड़ा होता है ऐसे यहाँ पर भी 2-2 का जोड़ा होता है। तो यहाँ पे ऐसे कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो 23 आपके जोड़े गुणसूत्र के पाए जाते हैं। गुणसूत्र के 23 जोड़े, और कुल मिलाकर 46 गुणसूत्र व्यक्ति के
एक कोशिका में पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये जो 46 गुणसूत्र होते हैं इनका भी डिवाइडेशन होता है। ठीक है, इनका भी डिवाइडेशन होता है। कैसे डिवाइडेशन होता है, ये जो होते हैं दो प्रकार से बांट दिए जाते हैं। एक तो पहले होते हैं आपके लिंग गुणसूत्र, दूसरे होते हैं अलिंग गुणसूत्र। ठीक है, कौन कौन से, अलिंग गुणसूत्र और एक आपके लिंग गुणसूत्र। ये जो अलिंग गुणसूत्र होते हैं ये आपकी महिलाओं में और पुरुषों में दोनों में समान रूप से पाए जाते हैं और इनको हम एक्स एक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक नोटेशन यूज किया जाता है एक्स और वाई। ठीक, बस आपको ये नोटेशन जस्ट याद रखने के लिए है कि एक्स एक्स जो गुणसूत्र होते हैं वो आपके कैसे कहलाते हैं, अलिंग गुणसूत्र। कितनी संख्या में पाए जाते हैं, 22 जोड़े पाए जाते हैं। इनके कितने जोड़े पाए जाते हैं, 22 जोड़े, यानी कि 44 गुणसूत्र ऐसे होते हैं जो कि केवल एक्स एक्स प्रकार के होते हैं और ये पुरुषों में और महिलाओं में दोनों में पाए जाते हैं। लेकिन लिंग गुणसूत्र क्या करते हैं, व्यक्ति के लिंग का निर्धारण करते हैं कि वो मेल होगा या फीमेल होगा, यानी कि वह पुरुष होगा या फिर महिला होगी। और ये जो लिंग गुणसूत्र होते हैं ये भी दो प्रकार से होते हैं। जो महिलाएं होती हैं उनमें एक्स एक्स प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं और जो पुरुष होते हैं उनमें एक्स वाई प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। जो ये एक्स एक्स प्रकार के गुणसूत्र है वो तो यहाँ भी सेम थे, लेकिन यहाँ पर भी सेम ही होते हैं। किन में पाए जाते हैं, ये महिलाओं में, और ये वाले किन में पाए जाते हैं, पुरुषों में। यही जो दोनों गुणसूत्र है यही ये बताते हैं कि होने वाला चाइल्ड या फिर कोई भी इंसान है वो मेल है या फीमेल है, यही गुणसूत्र। अब हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि ये कैसे पता लगेगा कि कोई भी चाइल्ड है वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। ठीक है, ये कैसे पता चलेगा, तो इसका निर्धारण कौन करता है, गुणसूत्र करते हैं इसका निर्धारण। हमें पता है कि लिंग गुणसूत्र होते हैं 23वां पेयर, यानी कि 23वां जोड़ा, जो कि एक्स वाई के फॉर्म में होता है मेल्स में और फीमेल्स में होता है एक्स एक्स के फॉर्म में। तो ये मैंने लिख लिया, फीमेल्स में ये है एक्स एक्स के फॉर्म में और मेल्स में है ये एक्स वाई के फॉर्म में। ठीक है, ये दोनों जब क्रिया करते हैं तब आपका जो चाइल्ड बनेगा वो आपको पता चलेगा वो मेल होगा या फीमेल होगा। देखिए, जब ये एक्स गुणसूत्र जो है ये वाले एक्स गुणसूत्र से मिलेगा तो क्या बनेगा, एक्स एक्स। ठीक है, एक्स एक्स बनेगा। जब ये वाला एक्स जो है इस वाले वाई से मिलेगा तो आपका बनेगा एक्स वाई। ठीक है, ये वाला एक्स जब इस वाले एक्स से मिलेगा तो आपका बनेगा एक्स एक्स, और ये वाला एक्स जब यहाँ वाई से मिलेगा तो मिलेगा आपका एक्स वाई। ठीक है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज आपकी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछी जाती है। ऐसा अगर आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं पूरा। ठीक है, आपके अच्छे नोट्स बन जाएंगे। अब देखिए, मैंने आपको बताया ये इस टाइप से पेयरिंग होगी। अब पेयरिंग होगी तो कौन सा मेल होगा और कौन सा फीमेल होगा, तो ये देखिए, जो ये वाले जो गुणसूत्र है यानी कि एक्स एक्स वाले जो है वो आपकी कौन होगी, फीमेल होगी। ठीक है, और ये जो एक्स वाई जो है ये कौन होंगे, ये मेल्स होंगे। यानी कि 50% 50-50% चांस होते हैं कि होने वाला चाइल्ड मेल होगा या फीमेल होगी। 50-50% चांस होते हैं। देखो यहाँ पर भी 2 पेयर आ रहा है, यहाँ पर भी 2 पेयर आ रहा है। ये तो हो गया आपका चाइल्ड कैसा होगा, फीमेल होगा या मेल होगा। गुणसूत्रों के बारे में पता लग गया, चाइल्ड होगा कैसा होगा वो हमें पता लग गया। अब जो अनुवांशिक जो रोग होते हैं किस कारण से हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं, वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो अनुवांशिक रोग होते हैं इनके 2 कारण हो सकते हैं। पहला तो ये कि ये जो गुणसूत्रों का विभाजन है वो असामान्य प्रकार से हो जाए। ठीक है, असामान्य प्रकार से गुणसूत्रों का विभाजन हो जाए, या फिर कि कोई भी दोषपूर्ण जीन है, ठीक है, कोई भी दोषपूर्ण जीन है वो किसी दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाए। ठीक है, तो आपका क्या होगा, अनुवांशिक रोग उत्पन्न हो सकते हैं। देखिए कैसे, मान लेते हैं हम पहले दोषपूर्ण जीन के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि जो दोषपूर्ण जीन है वो किस प्रकार से आपका अनुवांशिक रोग उत्पन्न कर सकता है। मान लेते हैं कि ये कोई एक जीन है जो कि दोषपूर्ण है। मैं इसको एक्स के ऊपर एक बिंदी लगा देती हूँ ताकि आपको बस जस्ट समझ में आए। ठीक है, ये कौन सा जीन होगा, ये मान लीजिए मैंने लिख दिया एक्स एक्स, तो ये क्या है, महिला का है।
ठीक है, अभी हम सिर्फ लिंग गुणसूत्रों के बारे में बात कर रहे हैं। जो 23 अलिंग गुणसूत्र होते हैं उनसे कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है, उनसे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ लिंग गुणसूत्र ये निर्धारण करते हैं कि कब रोग उत्पन्न होगा या फिर होने वाला चाइल्ड मेल होगा या फीमेल होगा। अभी हम रोगों को पढ़ रहे हैं और मैं सिर्फ लिंग गुणसूत्रों की बात कर रही हूँ। अगला है ये, यानी कि किस में होगा, मेल्स में होगा, है ना। अगर यहाँ पे भी मैं अगर किसी पे भी एक डॉट लगा देती हूँ तो आप ये समझ जाएंगे कि मैं उस दोषपूर्ण जीन की बात कर रही हूँ, ठीक है, इतना आप समझ जाएंगे। आगे देखिए, मान लेते हैं कि ये जीन है लिंग गुणसूत्र आपके किसके, महिला के हैं, ये फीमेल के और ये है मेल के, ठीक है, ये है मेल के। मान लीजिए इसमें से ये वाला जो जीन है कैसा है, दोषपूर्ण है। कैसा है, दोषपूर्ण जीन है। अब जैसे कि मैंने नीचे आपको पेयर बना के दिखाया था वैसे ही मैं पेयर डबल से बना रही हूँ। देखिए ये XX, ये दोषपूर्ण जीन ये आ गया, ये वाला X जब इसके साथ पेयर बनाएगा तो ये X पे दोषपूर्ण जीन और Y सही है। ये वाला जब इससे बनाएगा तो ये क्या बनेगा, XX नॉर्मल है। ये वाला जब इससे बनाएगा तो क्या बनाएगा, XY, ये भी क्या है, नॉर्मल है। अब देखिए यहाँ पर आप किसको ये बोलेंगे कि कौन रोगी है, कौन वाहक है, तो आपको ये सब चीजें आगे काम में आएंगी इन रोगों में, इसलिए मैं आपको पहले से बता दे रही हूँ। देखिए ये जो है XX, आप इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ये वाहक है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये जो X है इनमें ये रोग उत्पन्न नहीं होगा। अगर किसी में भी ये जो जीन है इस प्रकार का है XX और इसमें केवल एक ही X पे डॉट है तो ये महिला होगी, है ना, होने वाला चाइल्ड फीमेल होगी, लेकिन ये जो क्या होगी, वाहक होगी, इसमें रोग उत्पन्न नहीं हुआ होगा। क्या होगी, ये वाहक होगी। ये देखिए ये होने वाला चाइल्ड कैसा होगा, मेल चाइल्ड होगा। और ये जो होगा आप इसको याद रखेंगे, अगर डॉट जो है आपका या तो X पे आ जाए, या तो ये जो XY रहता है इसमें X पे आ जाए, या फिर XY पे आ जाए, तो ये दोनों के दोनों क्या कहलाते हैं, रोगी कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, ये रोगी कहलाएंगे। इनमें कोई भी रोग जो हम पढ़ने वाले हैं वो इनमें हो सकता है। अगला देखिए, ये जो दोनों हैं इन दोनों में किसी में भी डॉट नहीं लगाया ना, क्योंकि आया ही नहीं यहाँ से, इसलिए ये जो है ये स्वस्थ होंगे, ना तो इनमें रोग उत्पन्न हुआ होगा, ना ही ये आगे वाली जनरेशन को रोग उत्पन्न करेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं हमारी बीमारियों के बारे में। तो आप यहाँ से ये चीज समझ गए कि कौन रोगी होगा, किस प्रकार से होगा और कब रोग उत्पन्न करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये दो चीज तो ये बता दी, और एक और आप याद रख लेंगे, ये अगर इस प्रकार का है तो इसको आप क्या बोलेंगे, वाहक, और ये जो है इनको आप क्या बोलेंगे, रोगी, ठीक है। और अगर इस प्रकार से नॉर्मल है तो ये स्वस्थ व्यक्ति है। चलिए अब हम बीमारियों को पढ़ते हैं। बीमारियों को पढ़ना है हमको, तो इसमें सबसे पहली बीमारी है आपकी कौन सी, गंजापन, ठीक है। नंबर 1 आपकी बीमारी है गंजापन। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, गंजापन यानी कि कोई भी व्यक्ति जो गंजा हो जाए इस बीमारी के कारण, ठीक है। तो इस बीमारी में क्या होता है कि व्यक्ति गंजा हो जाता है। ये जो बीमारी है केवल पुरुषों में पाई जाती है। तो मैं यहाँ पर लिख दूं कि आपका जो डिफेक्टिव जीन होगा केवल पहले तो पुरुषों में पाई जा रही है, ठीक है, पुरुषों में पाई जा रही है। यहाँ पे जो डिफेक्टिव जीन है पुरुषों में पाई जा रही है ना, तो डिफेक्टिव जीन यानी कि दोषपूर्ण जीन कौन सा होगा, वाई वाला होगा, इसीलिए तो ये पुरुषों में पाई जा रही है ना, इसीलिए तो ये पुरुषों में पाई जा रही है। अगली बीमारी आपकी आती है कौन सी, डायबिटीज। कौन सी है, डायबिटीज। ये बीमारी है, इस बीमारी में क्या हो जाता है, व्यक्ति के शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है ना, जिससे नॉर्मल भाषा में शुगर की बीमारी भी बोला जाता है। ये बीमारी जो है वो पुरुषों में भी होती है, महिलाओं में भी होती है, दोनों में ये बीमारी होती है। मैं मेल और फीमेल दोनों लिख देती हूँ, ठीक है। तो ये बीमारी पुरुषों में और महिलाओं में दोनों में होती है। क्या होता है इसमें कि व्यक्ति के शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। अगर कोई यहाँ पर आपसे पूछ ले कि इसमें बताइए कि डिफेक्टिव जीन यानी कि दोषपूर्ण जीन कौन सा होगा आपका, तो मैंने आपको बताया था कि जो एक्स जो आपका जीन होता है उसमें अगर एक्स पे डॉट आता है तो ये तो वाहक होते हैं, लेकिन अगर पुरुष है और यहाँ पे अगर आ गया डॉट तो ये क्या है, ये तो रोगी है ना,
यानी कि ये पुरुषों में भी हो रहा है और ये महिलाओं में भी हो रहा है। देखो ये पुरुष है, ये महिला है, यहाँ पर भी रोग उत्पन्न हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। दैट मीन्स ये रोग दोनों में पाया जाता है। तो यहाँ पर मैं डिफेक्टिव जीन क्या बोलूंगी? एक्स। क्या है आपका डिफेक्टिव जीन? एक्स है। डॉट लगाना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया कि डिफेक्टिव जीन के बारे में बात हो रही है। अगली आपकी बीमारी है हीमोफीलिया। कौन सी बीमारी है आपकी? हीमोफीलिया। ये जो बीमारी है, इस बीमारी में क्या होता है, व्यक्ति के शरीर में रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। ठीक है, क्या होता है कि व्यक्ति के शरीर में रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। ये जो बीमारी है वो पुरुषों में और महिलाओं में दोनों में पाई जाती है। आप नोट डाउन कर लीजिए, ये जो बीमारी है पुरुषों में और महिलाओं में दोनों में पाई जाती है। इस बीमारी का एक और दूसरा नाम होता है, इस बीमारी को फैक्टर 9 डिजीज भी कहा जाता है। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, क्या बोलते हैं? फैक्टर 9 डिजीज। ठीक है, एक और नाम इसका, एक और नाम क्या है? रॉयल डिजीज। इस बीमारी को रॉयल डिजीज भी कहा जाता है। कौन सी डिजीज? रॉयल डिजीज। रॉयल डिजीज क्यों कहते हैं इस बीमारी को? रॉयल डिजीज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो बीमारी है, कौन सी? हीमोफीलिया। ये बीमारी सबसे पहले एक रॉयल परिवार में, यानी कि किसको हुई थी? ये ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को ये बीमारी हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहले हीमोफीलिया नामक बीमारी किसको हुई थी? तो ये बीमारी ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को ये बीमारी हुई थी, इसलिए इस बीमारी का नाम ही पड़ गया था कि रॉयल डिजीज। ठीक है, इस बीमारी में क्या होता है? जो रक्त होता है इसमें थाइम्बोप्लास्टिन, ठीक है, किसका? थाइम्बोप्लास्टिन नामक एक पदार्थ होता है, ब्लड में पाया जाता है। इसमें क्या आ जाती है? कमी आ जाती है, जिसके कारण व्यक्ति को हीमोफीलिया हो सकता है। ठीक है, ये हो गया हीमोफीलिया के बारे में। मेन क्या होता है इसमें? शरीर में रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो है मेल और फीमेल में होता है, दोनों में पाया जाता है। दैट मीन्स इसमें डिफेक्टिव जीन कौन सा होगा? दोषपूर्ण जीन कौन सा होगा? दोषपूर्ण जीन होगा आपका यहाँ पर एक्स। ठीक है, एक्स जो है आपका दोषपूर्ण जीन यहाँ पर होगा। अगली बीमारी देखते हैं। अगली बीमारी है आपकी दिल का दौरा। ठीक है, जिसे हार्ट अटैक भी कहा जाता है। आजकल बहुत नॉर्मल केस हो गया है हार्ट अटैक। ठीक है, हार्ट अटैक जो बीमारी है एक तरह से अनुवांशिक भी हो सकती है, और भी कई कारण होते हैं इसके, लेकिन अभी हम अनुवांशिकी पढ़ रहे हैं इसलिए इसको हम यहाँ पर अनुवांशिकी से रिलेट करते हुए पढ़ेंगे कि जो हार्ट अटैक है वो अनुवांशिक बीमारी भी हो सकती है। ये जो बीमारी है पुरुषों में और महिलाओं में दोनों में पाई जाती है, और इसके लिए जो डिफेक्टिव जीन होगा वो कौन सा होगा? दोनों में पाई जा रही है ना, कौन सा होगा डिफेक्टिव जीन? एक्स होगा। ठीक है ना, तो ये हो गई आपकी कौन सी बीमारी? दिल का दौरा। अगली बीमारी है आपकी कलर ब्लाइंडनेस। इस बीमारी में क्या होता है कि व्यक्ति को कलरों में भेद करना नहीं आ पाता। भेद करना यानी कलरों में अंतर नहीं कर पाता वो, कलर ब्लाइंडनेस के कारण। साथ ही साथ ये जो बीमारी है, ये बीमारी जो है पुरुषों में और महिलाओं में दोनों में पाई जाती है। महिलाओं में भी होती है और पुरुषों में भी, मेल्स में भी होती है और फीमेल्स में भी। अब दोनों में हो रही है तो इसका जो डिफेक्टिव जीन है, दोषपूर्ण जीन है, वो कौन सा होगा? एक्स। कई लोग इसको ये बोलते हैं कि बीमारी मेल्स में होती है और इसकी जो वाहक होती है वो स्त्रियां होती है, तो वो भी सही है। ठीक है, इसकी जो वाहक होती है वो स्त्रियां होती है, मेनली इसकी वाहक जो है वो स्त्रियां मानी जाती है। अगला आप देखिए एल्बिनिज्म। ठीक है, कौन सा है आपका? एल्बिनिज्म। इसका दूसरा नाम याद रख लीजिएगा, इसका दूसरा नाम है सूरजमुखी। सूरजमुखी भी इसे बोला जाता है। ठीक है, सूरजमुखी नॉर्मल नाम है, नॉर्मली यूज किया जाता है ये नाम, और वैसे इसका नाम क्या है? एल्बिनिज्म। इस बीमारी में क्या होता है? शरीर सफेद पड़ जाता है, शरीर जो है सफेद पड़ जाता है। ये जो बीमारी है पुरुषों में और महिलाओं में दोनों में होती है। किसमें? मेल्स में और फीमेल्स में दोनों में होती है। तो डिफेक्टिव जीन कौन सा हो गया आपका? एक्स। ठीक है, डिफेक्टिव जीन कौन सा हो गया? एक्स। अगली बीमारी देखिए थैलीसीमिया। कौन सी है अगली बीमारी? थैलीसीमिया।
एक चीज और रह गई इसमें, एक चीज और देखिए, ये क्या बताया मैंने, इसमें शरीर का रंग क्या हो जाता है, सफेद हो जाता है। किस चीज के कारण सफेद हो जाता है, एक आपका वर्णक पाया जाता है शरीर में, कौन सा वर्णक होता है, मेलेनिन। कौन सा वर्णक होता है आपका, मेलेनिन। ये जो वर्णक होता है ये आपके शरीर को कलर प्रदान करने का काम करता है। अगर मेलेनिन की मात्रा शरीर में ज्यादा हो जाती है, अगर मेलेनिन की मात्रा शरीर में ज्यादा हो जाती है तो जो शरीर का कलर है वो डार्क हो जाता है, ठीक है। या फिर मेलेनिन की मात्रा कम होगी, दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो ज्यादा हो जाए या तो कम हो जाए। अगर मेलेनिन की मात्रा कम हो जाती है तो आपका जो शरीर का रंग है वो हल्का हो जाता है, फिर मैं बोल सकती हूँ ब्राइट हो जाता है, ठीक है। दो ही कंडीशन बनेंगी इसमें। और इस वर्णक का नाम आप मोस्ट इंपॉर्टेंट करके अंडरलाइन करके या फिर सर्कल लगा लीजिए वहां पे कि शरीर को जो कलर प्रदान करता है वो वर्णक कौन सा होता है, मेलेनिन नामक वर्णक शरीर को रंग प्रदान करता है। अगली बीमारी आपकी कौन सी है, थैलेसीमिया, ठीक है। कौन सी बीमारी है आपकी, थैलेसीमिया। ये जो बीमारी है इसमें क्या होता है कि व्यक्ति के शरीर में रक्त का निर्माण नहीं हो पाता है, ठीक है। व्यक्ति के शरीर में रक्त का निर्माण नहीं हो पाता है। ये जो बीमारी है ये भी मेल्स और फीमेल्स दोनों में पाई जाती है। डिफेक्टिव जीन आपका एक्स, ठीक। क्या होता है इसमें, शरीर में रक्त का जो निर्माण है वो नहीं हो पाता है, रोगी को बार बार रक्त चढ़ाना पड़ता है। कौन सी बीमारी है आपकी, थैलेसीमिया। अगली बीमारी देखिए आपकी, अगली बीमारी है आपकी डाउन सिंड्रोम, ठीक है। दो तीन सिंड्रोम है आपके, एक जैसे नाम लगते हैं तो इनमें अंतर आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा, ठीक है। कौन सी है बीमारी आपकी, डाउन सिंड्रोम। इस बीमारी में क्या होता है कि अभी मैंने बताया व्यक्ति के शरीर में 46 गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। कितने गुणसूत्र होते हैं, व्यक्ति के शरीर में 46 गुणसूत्र होते हैं। लेकिन इस बीमारी में क्या होता है कि गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, एक गुणसूत्र बढ़ जाता है। गुणसूत्र 46 की जगह 47 हो जाते हैं। कितने हो गए, 46 की जगह 47। कैसे हो जाते हैं, जो आपका जो एक्स एक आपका पेयर होता है उस पेयर पे एक गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाती है और ये 3 हो जाते हैं, ठीक है, एक्स एक्स एक्स। अब अगर ऐसा हो गया तो कुछ शरीर पे परिवर्तन आएगा, है ना, क्योंकि बीमारी हुई है, कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा। तो इस बीमारी में क्या होता है, व्यक्ति की लंबाई में कमी हो जाती है, पहली बात। दूसरी बात, जो चेहरा होता है वो आपका चपटा हो जाता है। चेहरा कैसा हो जाता है, चपटा हो जाता है। जीभ कैसी हो जाती है, मोटी हो जाती है, साथ ही साथ बोलने में दिक्कत आती है। ये आपको जो मैंने बताया आपको सब याद रखना है। जीभ कैसी हो जाती है, मोटी हो जाती है, बोलने में दिक्कत आती है, लंबाई में कमी हो जाती है और चेहरा जो है आपका चपटा हो जाता है। किस बीमारी के कारण, डाउन सिंड्रोम के कारण। गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है, 46 से 47 हो जाती है। अगली बीमारी देखिए आपकी क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम। कौन सी बीमारी है, क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम। इसमें भी क्या होता है कि जो आपके गुणसूत्रों की संख्या होती है उसमें वृद्धि हो जाती है। यहाँ पर भी गुणसूत्र कितने हो जाते हैं, 47 हो जाते हैं। अब देखिए किस प्रकार से गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि होगी। आपको पता है कि लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं, 2 होते हैं, है ना। 23वां पेयर आपका लिंग गुणसूत्र कहलाता है और इसके पहले के जो 22 पेयर होते हैं 1 से लेके 22 तक के सारे आपके अलिंग गुणसूत्र होते हैं। तो हम मान लेते हैं कि ये जो 21वां पेयर है, ठीक है, ये 22वां, ये 23वां। 21वां पेयर हमें पता है ये अलिंग गुणसूत्र होता है। जो आपकी फीमेल्स होंगी उसमें भी ऐसा ही होगा और जो आपके मेल्स होंगे उनमें भी इसी प्रकार का होगा, ठीक है। अगली बात, जो 22वां पेयर है वो भी ऐसा ही होगा, लेकिन 23वां पेयर क्या करता है, लिंग का निर्धारण करता है और ये किस प्रकार का होता है, जो आपकी फीमेल्स होती हैं उनमें एक्स प्रकार का होता है, लेकिन जो आपके मेल्स होते हैं उनमें ये एक्स वाई प्रकार का पाया जाता है। कैसा पाया जाता है, एक्स वाई प्रकार का। अब इस बीमारी में क्या होता है कि गुणसूत्रों की संख्या में एक की वृद्धि हो जाती है, एक बढ़ जाता है गुणसूत्र। कैसे बढ़ेगा, देखिए यहां पर कितने हैं, एक्स एक्स है, तो ये 2 टाइप से होंगे। पहला तो ये हो जाएगा एक्स एक्स एक्स, ठीक, इस टाइप से एक बढ़ जाए, या फिर ये ऐसा हो जाए एक्स एक्स वाई, ऐसे भी तो बढ़ सकता है। यहाँ पे या तो एक्स बढ़ जाए या तो यहाँ पे वाई बढ़ जाए। पुरुषों में भी 2 प्रकार से होगी, ये आपका एक्स वाई है, या तो इसमें केवल एक्स बढ़ जाए तो मैं इसको ऐसा लिख दूं, एक्स एक्स वाई, एक बढ़ गया, एक्स वाई था ना, एक्स एक्स वाई हो गया, या फिर ये ऐसा हो जाए
एक्स वाई वाई, ये ऐसा हो जाए, दो प्रकार से बढ़ सकता है, यहाँ पे भी दो प्रकार होगा, यहाँ पे भी दो प्रकार होगा। अब देखिए क्या होगा, ये जो होता है ना, अगर इस प्रकार से गुणसूत्र की संख्या किसी भी इंसान में बढ़ गई, ठीक है, तो ये क्या बनेगी, एक महिला बनेगी, और ये महिलाएं कैसी होती हैं, सुपर वुमेन्स कही जाती हैं। कैसी महिलाएं कही जाती हैं, इनको सुपर वुमेन्स कहा जाता है, और ये महिलाएं अक्सर बांझ होती हैं। कैसी होती हैं ये, बांझ होती हैं। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चलो वो मैं बाद में बताती हूँ, पहले यहां देखिए, अगर इस टाइप से ये बढ़ जाता है, इस टाइप से विभाजन हो जाता है, तो क्या होगा, आपका जो बनने वाला चाइल्ड होगा वो क्या होगा, मेल और फीमेल, उसमें दोनों की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, ठीक है, मेल प्लस फीमेल, यानी कि जो चाइल्ड होगा वो किन्नर होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये सेम यही तो है, यानी कि ये भी जो चाइल्ड होगा वो मेल और फीमेल दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाएगी उसमें, और दोनों की गुणधर्म रखने वाला ये चाइल्ड जो है वो भी एक किन्नर होगा। अगला देखिए, ये वाला जो प्रकार है, ये प्रकार जनरली नहीं पाया जाता, ये प्रकार जो है वो जनरली पाया ही नहीं जाता। अब देखिए, जैसा कि मैं यहाँ पे बता रही थी आपको कि ये जो महिलाएं होती हैं बांझ होती हैं, तो एक जनरल सा क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से कि ऐसी कौन सी बीमारी है, आनुवंशिक बीमारी, जो कि असंक्रामक हो जाएगी, ठीक है। कैसी हो जाएगी, असंक्रामक, यानी कि संक्रमण के थ्रू नहीं पहुंचेगी, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलेगी। ये बीमारी होगी कौन सी, हमारी क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम। कैसे होगी, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैसे होगी, हमने तो बोल दिया। देखिए, ये जो महिलाएं होती हैं कैसी होती हैं, बांझ होती हैं। जब ये महिलाएं बांझ होंगी तो इनके द्वारा कोई भी चाइल्ड है होगा ही नहीं, तो ये बीमारी अगले किसी भी व्यक्ति में पहुंचेगी नहीं, ठीक, ये इस कारण से होती है। ये आप पूरी बीमारी समझ गए होंगे। गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है और इस टाइप से इनका विभाजन हो जाता है। अगली बीमारी देखते हैं। अगली बीमारी है आपकी टर्नर सिंड्रोम। कौन सी है, टर्नर सिंड्रोम। इस बीमारी में क्या होता है कि व्यक्ति के शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46, लेकिन 46 की जगह इस बीमारी में व्यक्ति के शरीर में गुणसूत्रों की संख्या रह जाती है 45। कितनी हो गई, 45 हो गई। अब किस प्रकार से होती है वो भी आप देख लीजिए, यहीं पे बता देते हैं। देखिए, मेल्स और फीमेल्स में फर्क वही कॉम्बिनेशन बनता है आपका कि जो 22वां और 21वां पेयर होगा वो XX ही होगा, यहाँ पर भी। लेकिन जो 23वां पेयर होता है वो लिंग गुणसूत्र होता है, फीमेल्स में पाया जाता है XX, मेल्स में पाया जाता है XY। लेकिन इस बीमारी में क्या होता है कि जो गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या में एक की कमी आ जाती है। यहाँ पर क्या होगा, आपका केवल X बचेगा, एक की कमी हो गई ना। देखो यहाँ तक कितने हो रहे थे, 22 पेयर पूरे कंप्लीट थे, 22 दूनी 44, 44 यहाँ तक हो रहे थे और एक ये बचेगा, 45 हो गए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी देखिए 22 पेयर तक तो पूरे कंप्लीट है, यानी कि 44 पूरे हैं। और यहाँ पर क्या बच जाता है, एक Y बच जाता है, 44 और एक हो गए 45। ये होते हैं गुणसूत्रों की संख्या। अब इससे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये जो होता है, अगर इस प्रकार से विभाजन हो गया तो जो ये महिलाओं में बता रहे हैं ना, तो ये जो महिलाएं होती हैं अक्सर बांझ होती हैं। कैसी होती हैं, बांझ होती हैं, ठीक है। और हाँ, बांझ होती है। उनका जो शरीर होता है वो उसमें क्या हो जाता है, अल्प विकसित होता है, साथ ही साथ जो छोटा कद पाया जाता है इनमें, शरीर अल्प विकसित और कद छोटा होता है इनका। साथ में कैसी होती है, बांझ होती है। दूसरी देखिए, अगर मेल्स में इस टाइप से हो जाता है तो ये भी जो है जनरली नहीं पाई जाती, ठीक है, ये भी जो है जनरली नहीं पाई जाती। अब देखिए, ये भी बांझ होती हैं, यानी कि ये भी दूसरी जनरेशन में ये बीमारी नहीं फैलाएंगी, ठीक है। ये हो गया आपका कौन सा डिजीज हो गया, आपका टर्नर सिंड्रोम हो गया। अगली देखते हैं हम, कौन सी है, फ्रेजाइल सिंड्रोम। अगली कौन सी है आपकी, फ्रेजाइल सिंड्रोम। इस बीमारी में क्या होता है, जो गुणसूत्र होते हैं उनमें विभाजन जो है अनियमित प्रकार से हो जाता है। गुणसूत्र तो उतने ही होते हैं, लेकिन जो विभाजन है
वो कुछ अनियमित प्रकार से हो जाता है। और ये किस कारण से होता है, इसका कारण आप याद रखना, कारण मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कारण किस कारण होता है कि जो व्यक्ति होता है या तो उसमें फॉलिक एसिड और जो विटामिन B9 होता है उन दोनों की कमी के कारण हो जाता है। फॉलिक एसिड जो होता है और जो आपका विटामिन B9 होता है, इसकी कमी के कारण व्यक्ति के शरीर में फ्रेजाइल सिंड्रोम हो जाता है। अगली बीमारी कौन सी है आपकी, पटाऊ सिंड्रोम। कौन सी है, पटाऊ सिंड्रोम। ये बीमारी क्या होती है, इस बीमारी में भी गुणसूत्रों की संख्या में गुणसूत्रों का विभाजन ठीक से नहीं हो पाता है और इसके कारण शरीर में क्या सिम्टम्स देखने को आपको मिलते हैं। जो आपका होंठ होता है, ऊपरी जो होंठ होता है वो बीच में से फट जाता है। पहला मैंने आपको क्या बताया, जो होंठ होता है पटाऊ सिंड्रोम में वो आपका ऊपर से फट जाता है। दूसरी बात, जो आपका तालू होता है उसमें भी दरार आ जाती है। तालू में क्या होता है, दरार आ जाती है। जो इस रोग से पीड़ित रोगी होगा वो मंदबुद्धि होगा, ठीक है, मंदबुद्धि होगा। साथ ही साथ उस रोगी में नेत्र रोग भी हो सकता है। ये है आपकी आनुवंशिक बीमारियां। इन्हीं बीमारियों के साथ एक छोटी सी 1-2 बीमारियां और बचती हैं। वो बीमारी देखा जाए तो उनको अनाथ रोग कहा जाता है। और अनाथ रोग उनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि ऐसे रोगी जो है वो लाखों की संख्या में या फिर करोड़ों की संख्या में से किसी एक व्यक्ति को ये रोग होता है, ठीक। तो इन रोगियों को असहाय रूप से छोड़ दिया जाता है, इनके लिए कोई दवाई नहीं बनाई जाती, ठीक है। ये होता है अनाथ रोग। इसमें 2 रोग हैं, आप थोड़ा एक बार देख लीजिए। एक तो है आपका प्रोजेरिया, ठीक है, प्रोजेरिया। इस रोग में क्या होता है कि जो व्यक्ति का शरीर होता है उसका विकास होता है। आपको पता है हर एक इंसान है, विकास होता है उसके शरीर में, तभी वो बड़ा होता है ना। उसकी एज जैसे जैसे बढ़ती जाती है उसका विकास होता जाता है। लेकिन इस बीमारी में क्या होता है कि जब विकास हो रहा होता है व्यक्ति का, तो उसकी उम्र के हिसाब से उसके जो शरीर का विकास है 5 से 6 गुना ज़्यादा हो जाता है। 5 से 6 गुना ज़्यादा हो जाता है उस रोगी का विकास। जैसे कि आपको पता होगा, आपने पा पिक्चर देखी होगी, उसमें जो अमिताभ बच्चन को जो रोग हो जाता है कैसा होता है, उसके शरीर का विकास कैसा होता है, बहुत जल्दी जल्दी होने लगता है ना। उसी टाइप की ये बीमारी है। क्या नाम है इसका, प्रोगेरिया। क्या होता है कि शरीर का विकास 5 से 6 गुना बढ़ जाता है। नंबर 2 आपकी इसमें एक और बीमारी आती है। कौन सी आती है आपकी, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज, डिसफंक्शन। कौन सी बीमारी है आपकी, लाइसोसोमल स्टोरेज डिसफंक्शन। इस बीमारी में क्या होता है कि जो व्यक्ति का शरीर होता है उसमें एक एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम होता है वो, हाइड्रोलिटिक जो आपका एंजाइम व्यक्ति के शरीर में पाया जाता है, इसमें क्या हो जाता है, ये एंजाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। अगर ये एंजाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसमें सिम्टम्स देखने लगते हैं, कोशिकाओं का टूटना, ठीक। इस टाइप से इस बीमारी में सिम्टम्स देखे जाते हैं। ये है आपकी 2 बीमारी, कौन सी, जो अनाथ रोग है, और ये है आपकी सारी वो बीमारियां जो कौन सी है, आनुवंशिक कारणों से हो जाती है। इन बीमारियों को आपको याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है कि इनको आराम से आप समझें, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ किस प्रकार से होती है, क्या इनके सिम्टम्स होते हैं, वो सब है। तो ये रहा आपका पूरा वीडियो आनुवंशिक बीमारियों के बारे में। इस वीडियो को आप 1-2 बार देखिए, आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आपको हमारा वीडियो अगर ये पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।